जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये दुनिया आपको तभी एक्सेप्ट करेगी जब आप सफल होंगे। ये दुनिया आपको नकारेगी जब आप असफल होंगे। इसीलिए मेहनत करते रहिए, ताबड़तोड़ मेहनत करते रहिए। दुनिया को दिखाना है कि हम सही हैं, सही है। ये दुनिया किसी का नहीं है, ये दुनिया उसी का है जिसने परचम लहराया है। तो रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, मेहनत करते रहेंगे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब में से प्रतिरोध ज्यादा किसका होगा? एक बल्ब है जिसका पावर दिया हुआ 25 वाट, दूसरा बल्ब है जिसका पावर दिया हुआ 220 वाट। फिर अगला बल्ब है जिसका पावर है 100 वाट, वोल्टेज है 220। तो बोला है दोनों बल्ब में प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा। तो बड़ा आराम सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। देखिए अब यहां बनाते हैं क्योंकि हमारे हमारे पास जगह है। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, P बराबर V इंटू आई। सभी लोग पढ़े हैं, सभी लोग पढ़े हैं। और आप लोग पढ़े होंगे I बराबर होता है V बटे R। कोई दिक्कत? क्योंकि V बराबर आप लोग पढ़े होंगे I इंटू R होता है, तो I बराबर V बटे R। तो जहाँ पे I है वहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं V बटे R। तो बताइए यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया, P बराबर क्या निकल गया? V स्क्वायर बाय R। तो अगर आप यहाँ से R का मान निकालेंगे तो बताओ क्या निकलेगा? V स्क्वायर बाय P। तो चलिए हमारे पास दो बल्ब है, एक बल्ब B1 मान लो, एक बल्ब B2 मान लो। एक बल्ब का जो पावर है वो कितना है? 25 वाट, और इसका वोल्टेज दोनों का सेम है 220। इसका है एक बल्ब का पावर 100 वाट और एक का है 220 वोल्ट। तो हमको देखना है किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो आइए निकालने का प्रयास करते हैं। आइए R1 के लिए निकालते हैं, अर्थात इसके लिए। तो हो जाएगा V1 स्क्वायर बटे P1। कोई दिक्कत? सभी लोग बताइए V1 का मान इसके लिए 200 से 220 होगा। 220 गुना 220 बटे P का मान बताएं सभी लोग कितना है? P का मान इसके लिए बताओ कितना है? 25 वाट। चलिए दूसरा के लिए देखते हैं। R2 बराबर कितना हो जाएगा? इसके लिए भी होगा V स्क्वायर बाय P। तो यहाँ हो जाएगा V2 स्क्वायर बाय P2। तो बताओ V2 का मान है 220 इंटू 220, क्योंकि भाई स्क्वायर है। और आगे बताइए P2 का मान कितना है? 100। तो आप ये बताइए, 0 से 0 खत्म, यहाँ भी 0 से 0 खत्म। तो 22 और 22, शायद 22 गुने 22 करके देखेंगे कितना आता है। 22 दूना 44, 22 दूना 44, लगभग 484 ओम ये आता है। अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पे बताइए 220 गुना 220 कट रहा है क्या? काट के देखिए। हाँ, कट तो जाना चाहिए। काटिए। 25 25 25 25 और इधर हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा। 5 चौक 20 और 2, फिर 5 चौक 20। इसको काटिए। इधर हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20। बताओ 44 गुना 44, तो इससे तो अधिक आएगा। यहाँ पे 22 गुना 22 आया, यहाँ पे 44 गुना 44 आया। तो अधिक कौन आएगा? R1 आएगा। तो R1 किसका है? 25 वाट वाला को। तो किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा? तो यहाँ से हमको आंसर मिल गया 25 वाट जिस बल्ब का पावर है उसी का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ये सब क्वेश्चन बड़ा आराम से बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या है क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3:4 के दो प्रतिरोधों, दो प्रतिरोध है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। किसमें जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों का अनुपात बताइए। सबसे पहले आप देखिए इसकी समांतर क्रम में है। आप ये बताइए, अगर समांतर क्रम में है,
अगर समांतर क्रम में है तो एक का प्रतिरोध है 3 ओम, है ना, और एक का प्रतिरोध है भाई, एक का प्रतिरोध है आपका 4 ओम। कोई दिक्कत? एक का प्रतिरोध है 3 ओम, एक का प्रतिरोध है 4 ओम। कितना भाई? 4 ओम। तो ध्यान से देखिएगा, ये किसमें जुड़ा है? समांतर क्रम। और आपको पता है कि समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है? समान। तो इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों को अनुपात बताइए। ऊष्मा का फॉर्मूला पढ़े होंगे, H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है भाई? एस स्क्वायर आर, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। दूसरा बताइए, यही हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे केवल और केवल दिया हुआ है प्रतिरोध। तो बताइए जितने प्रतिरोध दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा H बराबर यहाँ H1 हो जाएगा I1 का स्क्वायर R1 और इधर हो जाएगा T1। दूसरा निकालेंगे H2 बराबर हो जाएगा I2 का स्क्वायर R2, इधर क्या हो जाएगा T2 भाई। तो आप ये बताइए, ना ही आपका इसमें कोई धारा दिया हुआ है ना ही कोई समय दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट रहेगा। अगर ये दोनों कांस्टेंट रहेगा तो बताइए H1/H2 कितना निकलेगा? R1 के जगह पे 3 ही रखेंगे, R2 के जगह पे 4 ही रखेंगे, तो कितना? 3:4 ही आएगा। 3:4 ही आएगा, क्योंकि ना ही I दिया हुआ है ना ही T दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब रहेगा तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा? 3:4 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो बोलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं। ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ये प्रश्न बड़ा आसान है। देखिए, एक होता है वोल्ट मीटर, एक होता है ए मीटर। सभी लोग बताएंगे ए मीटर क्या मापता है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा मापता है तो इसका मतलब वहां पे प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा ए मीटर का तो विद्युत वो धारा को नहीं माप सकता है। प्रतिरोध कम होना चाहिए तभी तो धारा को मापेगा, क्योंकि धारा का अगर विरोध कर रहा है ना, तो वहां करंट कम जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध का मतलब होता है धारा का विरोध करना। तो एमीटर धारा को जब मापता है तो इसका मतलब उसका प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए ताकि उससे करंट आराम से जाए और हमको धारा पता चल जाए। इसीलिए याद रखिएगा कि एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। अगला क्वेश्चन है कि प्लांक स्थिरांक का बीमा होता है। ये भी बहुत आराम सा सवाल है, इसे भी आप बना सकते हैं, बना सकते हैं। क्या पूछा गया कि प्लांक स्थिरांक का बीमा है। देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, E बराबर होता है एच म्यू। ई बराबर क्या होता है भाई? एच म्यू। जहां E होता है ऊर्जा, H होता है आपका प्लांक स्थिरांक और म्यू आवृत्ति होता है। तो बताओ H बराबर यहाँ क्या निकला? E/म्यू, और म्यू हमारा होता है आवृत्ति। और आप ये कार्य है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, क्योंकि कार्य को आप ऊर्जा के बराबर लिख सकते हैं। तो F/d, और ये आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/t। तो t हमारा कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो F/d इंटू क्या हो जाएगा? t। और आपको पता है बल का बीमा होता है mlt-2, mlt-2। इसका होता है विस्थापन, तो विस्थापन का बीमा L होगा, और समय का बीमा तो t ही रहेगा। तो हो जाएगा भाई ml² t-1। कितना आराम से निकल गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ml² t-1। अगला सवाल, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो ऐसे देखिए, आदर्श का मतलब होता है उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं हो, किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं है तो वो 100% सही है। अगर 100% सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होगा ही नहीं। अगर होगा ही नहीं तो इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो याद रखिएगा, अगर कहीं भी आदर्श का बात आए और प्रतिरोध 0 होगा, विभवांतर अगर रहता तब भी 0 होता। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप ध्यानपूर्वक सुने, इसे आप ध्यानपूर्वक सुने। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। सबसे पहले एक आप घनाभ बनाइए। क्या बनाइए? घनाभ। ध्यान से देखेंगे, बड़ा आराम सा है। सबसे पहले हम लोग एक घनाभ बनाते हैं। धातु का एक चालक है जो कैसा है भाई? घनाभाकार, घनाभाकार। आगे बोल रहा है कि इसकी चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? बराबर। ये हमारा हो गया चौड़ाई और ये हमारा हो गया ऊंचाई। तो ये भी x है तो ये भी क्या हो जाएगा भाई? x। आगे देखो क्या बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है। तो लंबाई को हमने
लंबाई जो है वो चौड़ाई का दुगनी है, तो चौड़ाई को x माने तो बताओ ये लंबाई कितना हो जाएगा 2x। तो आगे पूछ रहा है कि समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात क्या है। बड़ा मस्त सवाल है। समांतर सतह कितना होता है, टोटल घनाभ में 6 सतह होता है, तो अगर 6 सतह होगा तो ऊपर वाला का समांतर नीचे वाला है, ये राइट वाला का लेफ्ट वाला है, अंदर वाला का बाहर वाला। देखिए ये 3 केस में निकलेगा, ध्यान से सुनिए। पहला केस नंबर 1 आपको हम निकालने सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रतिरोधों, सबसे पहले हम लोग इसको लेंगे, ये पार्ट ध्यान से देखेंगे सभी लोग। 3 केस में बनने वाला है, क्योंकि ऊपर का समांतर नीचे, राइट का लेफ्ट, अंदर का बाहर, तीनों को लेके चलना, इसलिए 3 केस बनेगा। ध्यान से सभी लोग देखें। देखिए इसके समांतर वाला जो पार्ट है वो ये वाला है, इसके समांतर वाला पार्ट कौन है, ये। तो आप ये बताइए अगर x है, ये भी x है, तो इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 2x, और r का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं रो इंटू एल बाई ए, r इंटू लो, और r बराबर होता है रो इंटू एल बाई। तो बताइए सभी लोग बताएंगे यहाँ पे रो तो रो ही रह जाएगा, क्योंकि रो हमारा बदलेगा नहीं। l होता है लंबाई, तो यहाँ से इसके इस समांतर सतह का ये सतह है ना, और यहाँ से यहाँ लंबाई कितना है भाई 2x, और क्षेत्रफल इसका लेना है। तो बताओ लंबाई जितना है ये क्षेत्रफल लेंगे, तो बताइए ये भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो x गुना x क्या हो जाएगा भाई x स्क्वायर। तो बताइए यहाँ से x से x क्या हुआ, खत्म, क्या निकला r 2 रो बाई x। चलिए ये इस सतह के लिए निकला केस नंबर 1। दूसरा सतह के लिए इसको r1 मान सकते हैं। अब आइए दूसरा सतह के लिए केस नंबर 2। जब केस नंबर 2 का बात करेंगे तो फिर से आप एक अति बना लीजिए घनाभ। बड़ा आराम है भाई, कुछ नहीं है इसमें, तुरंत आपको समझ में आएगा। चलिए इस बार हम लोग समांतर जो लेने वाले हैं ऊपर वाला, ये इसका समांतर हो जाएगा ये। तो इसको आप रंग दीजिए। अब देखो ये लंबाई कितना दिया हुआ है 2x, ये दिया हुआ है x, और ये कितना दिया हुआ है x। तो बताइए r बराबर क्या होता है रो इंटू एल बाई ए। तो यहाँ r के जगह पे r2, रो तो रो रहेगा। लंबाई देखो इस बार यहाँ से यहाँ लेना, क्योंकि इस सतह से इस सतह का लंबाई कितना है x ही है, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया 2x गुना x हो जाएगा 2x स्क्वायर। बताओ x से x खत्म, कितना आया r2 का मान रो बाय सिंपल 2 आ जाएगा, रो बाय क्या आ जाएगा 2। अब आइए तीसरा सतह के लिए देखते हैं। चलिए तीसरा सतह इसी के लिए निकाल देते हैं। राइट का ले लिए हम लोग ये, है ना, ऊपर का ले लिए नीचे। अब आइए इस वाले भाग का लेते हैं, है ना, इस वाले भाग का। बड़ा आसान है, कोई दम नहीं है, और इसका पार्ट ये वाला होगा, ध्यान से देखेंगे ये पार्ट होगा, है ना। तो बताइए R3 के लिए केस नंबर 3 हो जाएगा R3 बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो आप ये बताइए अगर इस भाग को लेते हैं तो ये लंबाई इस भाग के लिए, ये भाग देखो ध्यान से, तो यहाँ पे रो एल जो रहेगा, हम लोग यहाँ से यहाँ ले रहे हैं इस पार्ट को। देखिए तो यहाँ से लंबाई कितना है भाई x ही है, क्षेत्रफल देखो x गुना 2x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो x से x खत्म हो जाएगा। बताइए R3 का मान कितना निकला भैया रो बाई 2। तो आप ये बताइए R2 सतह के लिए और R3 सतह के लिए दोनों तो ये सेम है, लेकिन R1 सतह के लिए बताइए कुछ और आया है। क्या आया है भाई, कुछ और आया है। अरे यहाँ x तो रहिए गया भाव, यहाँ x लिखो और यहाँ भी क्या लिखो x तो छूट गया। तो बताइए ये आपका हो गया लघुत्तम पार्ट और ये दोनों हो गया आपका न्यूनतम पार्ट। तो यही पूछ रहा है कि महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात क्या है। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। तो बताइए R1 बटे क्या कर देंगे R2 या फिर R1 बाय R3, क्योंकि ये दोनों सेम है। चलिए R1 का मान कितना है भाई 2 रो बाई x। आगे बताइए R2 का मान कितना है रो बाई 2x। तो बताइए यहाँ सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, 2 रो इंटू हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा रो इंटू x। बताइए x से x खत्म, रो से रो खत्म, 2 दूना कितना हो गया 4। कितना आराम से सवाल है, तुरंत बन जाएगा। तो ऐसे सवाल अगर आ जाए एग्जाम में तो डायरेक्ट इसका आंसर आप 4 लिख देंगे 4। यहाँ पे देख के कि लंबाई
सॉरी चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होना चाहिए और लंबाई जो है चौड़ाई का दुगनी हो जाएगा तब बताओ इसका अनुपात हो जाएगा 4। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हो गया। आइए अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी भाइयों एवं बहनों। देखिए पढ़िए क्या बोल रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। ये तो बड़ा आसान सा उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है भैया, ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया कि एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। एक चालक में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, 3.2 एम्पियर। क्या बोला, इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार जैसे मान लेते हैं ये कोई है चालक, और इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है भाई, 3.2 एम्पियर। हाँ, तो 1 सेकेंड में पूछ रहा है कि इस चालक से कितना इलेक्ट्रॉन आर पार हो जाएगा, इस अनुप्रस्थ काट से कितना आर पार हो जाएगा 1 सेकेंड में। तो समय का मान दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो आइए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, I बराबर Q/T, और Q बराबर पढ़े होंगे NE इंटू T हो जाएगा, बाई T हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, I बराबर हो जाएगा NE/T। चलिए क्रॉस गुना कीजिए, जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, N इंटू E बराबर हो जाएगा I इंटू T। तो आप सभी लोग बताएंगे N बराबर हो जाएगा I इंटू T बाई हो जाएगा E। चलिए I का मान है 3.2, समय का मान है 1, इसका मान है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ से 16 दूना हो जाएगा 32, तो n का मान हो जाएगा 2 गुना, ये ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएगा। कितना आराम सा सवाल है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 2 गुना 10 के पावर 19, सॉरी 9 लिखते हैं, 19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएंगे। अगला जो सवाल है बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है, इसलिए इस सवाल को ध्यानपूर्वक सुने कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। सबसे पहला चीज बता दें कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो अलग अलग व्यक्ति का प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है, अलग अलग व्यक्ति का प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है। लेकिन एक एवरेज मनुष्य के लिए देखा गया, एक एवरेज मनुष्य के लिए अगर आप एवरेज मैन का बात करेंगे, अगर डाटा निकाला गया एवरेज मैन का, तो माना गया कि 10,000 ओम हो सकता है एक मनुष्य का। लेकिन अगर गीला आदमी अगर गीला आदमी कोई है अर्थात भींगा हुआ है, तो उस समय उसका प्रतिरोध 1000 ओम ही होता है। तो इसे प्रश्न बहुत ही आसान है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।